अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैर वाफिस से हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री, इसका हम आगाज़ कर दिया था हमने। इसका लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन, साइंस की डेफिनेशन, फिर हमने केमिस्ट्री के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया था। और उसमें से जो एक ही लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। अब हम आगे जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक होगी बात? तो उसको हमने डिस्कस करना है। तो मुझे बताएं ज़रा, ब्रांचेस का क्या मतलब होता है? ब्रांचेस, जब एक दरख्त ग्रो कर रहा होता है तो उसकी कुछ शाखें निकलती हैं, उनको हम ब्रांचेस का नाम देते हैं। ठीक होगी बात डियर स्टूडेंट्स? तो उसी तरह से वो जो डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही होती हैं उनको हम केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की ब्रांचेस भी कह सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आइए इसको हम देखते हैं। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे ये एक दरख्त है और ये ग्रो कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें इसके डिफरेंट जो हैं वो ब्रांचेस निकल रही होंगी, इस तरह करके इस तरफ ये मूव कर रहा होगा। ठीक होगी बात डियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से टोटल 8 ब्रांचेस मिसाल के तौर पे मैं बना देता हूँ कि ये ब्रांच नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो बिल्कुल इसी तरह बहुत सी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, लेकिन आपकी बुक में जस्ट जो 8 ब्रांचेस को डिस्कस किया गया है। तो आइए इनको अब हम देखते हैं। तो आपकी बुक में जो सबसे पहले जो ब्रांच है वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। इससे क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरह से आ सकता है कि व्हाट इज़ फ़िज़िकल केमिस्ट्री, या वो कहेगा डिफ़ाइन फ़िज़िकल केमिस्ट्री, या फिर वो पूछेगा कि व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ फ़िज़िकल केमिस्ट्री। तो आइए इसको वन बाय वन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो डेफिनेशन में वो कह रहा है कि फ़िज़िकल जो केमिस्ट्री होती है वो किसी भी जो मैटर है, इस पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि दुनिया की हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वज़न हो और वो कोई ना कोई वॉल्यूम भी हो उसका, वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हमने मैटर कहा था। सो कोई भी चीज़ हो, कोई भी मैटर हो, उसकी 2 चीज़ों को वो डिस्कस करती है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। नंबर 1 उसकी कंपोजिशन और नंबर 2 उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अगर उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। तो जब उसकी कंपोजिशन चेंज होगी तो उस कंपोजिशन के चेंज होने से उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में किस तरह से चेंज आएगा और कितना कितना चेंज आएगा, क्या एकदम चेंज आएगा या आहिस्ता आहिस्ता चेंज आएगा, या कुछ डेज़ लगेंगे, कुछ आवर्स लगेंगे। तो इस पूरे फिनोमिने को, इस रिलेशनशिप को स्टडी करने को हम किस में करते हैं, दैट इज़ अब इन फ़िज़िकल केमिस्ट्री। अब कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो कंपोजिशन की ये देखें जी, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं वाटर की। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये वाटर को मैंने 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया और ये अपनी गैसेस में ब्रेक हो गया। इज़ इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? ये जी इसको बैलेंस कर दिया मैंने। तो आप ज़रा गौर करें कि यहाँ पे वाटर की कंपोजिशन क्या थी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे और ऑक्सीजन का 1 एटम था। ठीक होगी बात? और यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपोजिशन चेंज हो चुकी है। हाइड्रोजन के, अगर मैं एक मालिक्यूल की बात करूँ तो 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं। तो अब ज़रा गौर करें, क्या इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ सेम हैं या डिफरेंट हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, टेस्ट, स्मेल, शेप ऑफ क्रिस्टल एंड मैनी मोर। तो ज़रा गौर से देखें, क्या हाइड्रोजन का कलर, ऑक्सीजन का कलर और वाटर का कलर सेम होगा? नो। क्या इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा? नो। क्या इनका फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा? नो। इवन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी डिफरेंट होंगी। तो देखें ज़रा, पानी से हम आग को बुझाते हैं, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फायर को सपोर्ट करती है। तो इससे हम आग जलाते हैं। जो एस्ट्रोनॉमर्स जाते हैं चांद पे, वो हाइड्रोजन गैस फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। तो ये दोनों आग लगा रही हैं जबकि ये आग बुझा रही है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है
कि इनके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट क्यों है, तो उसकी रीज़न आ जाती है कंपोजिशन। कंपोजिशन किसे कहते हैं कि वो जिन चीज़ों से मिलकर कंपोज हुआ हो उसकी रेसिपी क्या है। तो ये अब यहाँ पे कंपोजिशन डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। तो कंपोजिशन चेंज होगा तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी, और कब चेंज होंगी, कैसे चेंज होंगी, कितनी देर में चेंज होंगी, इस रिलेशनशिप को स्टडी किस में करते हैं हम डियर स्टूडेंट्स, फिज़िकल केमिस्ट्री में। तो ये थी डेफिनेशन, आपकी बुक में भी डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर आप अपनी बुक पे पेज नंबर 2 पे आएँ तो वहाँ पे उसने कहा हुआ है कि फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ डिफ़ाइन एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, यहाँ तक हर सेंटेंस हर जो है वो ब्रांच में सेम है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो इसी तरह आप कहेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ डिफ़ाइन एज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद, यहाँ से डेफिनेशन शुरू हो जाएगी, दैट डील्स विद रिलेशनशिप्स। किसका रिलेशनशिप? बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलॉन्ग विद चेंजेस इन दैम, मतलब इनमें चेंज किस तरह से आ रहा है और कब आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल केमिस्ट्री। उसके बाद जी हम स्कोप की बात करते हैं। तो आपकी बुक में ये जो पहली 1.5 लाइन थी, 2.5 लाइनें थी, ये डेफिनेशन होगी। उसके बाद वो कह रहे थे प्रॉपर्टीज़ सच एज़, यहाँ पे आपने हेडिंग दे देनी है स्कोप्स की। तो ये 4 आपने स्कोप्स इसको नंबरिंग कर लेनी है। वो कह रहा है फिज़िकल केमिस्ट्री जो है वो 4 स्कोप्स को डील करता है, 4 चीज़ों को, काफ़ी चीज़ों को डील करता है, लेकिन मेजरली इन चीज़ों को। नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम की शक्ल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। अगर हमने एटम का स्ट्रक्चर देखना है, उसको पढ़ना है, उसके बारे में स्टडी करना है, तो वो हम पढ़ते हैं कि इसमें फिज़िकल केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में नहीं पढ़ेंगे, वो ये इसी की डोमेन होगी। मिसाल के तौर पे मैंने हाइड्रोजन की बात की है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये इसका न्यूक्लियस है डियर स्टूडेंट्स, और इस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, और एक ही इसका इलेक्ट्रॉन है जो शेल के अंदर है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक होगी बात। ये एक दूसरा एटम है, इसमें भी एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या कि जब ये अपने शेल्स को ओवरलैप कर लेंगे तो ये एटम्स जो होंगे ये मालिक्यूल बन जाएंगे। तो मालिक्यूल कैसे बनते हैं, मालिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसको भी जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और इससे H2 मालिक्यूल बना रहे हैं, और इस तरह अगर इसमें एक ऑक्सीजन एटम भी ऐड हो जाए तो H2O मालिक्यूल बन जाएगा। तो मालिक्यूल किस तरह से बनेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा या आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो उसको हम मालिक्यूल फॉर्मेशन को भी इसी में ही स्टडी करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में काफ़ी डिटेल में। वैसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जब ये एटम्स अपने शेल्स को ओवरलैप कर लेंगे, इनकी कोशिश है कि इनके शेल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये थोड़ा सा आगे आएगा। जब ये एटम थोड़ा सा आगे आएगा तो इनके शेल्स ओवरलैप हो जाएंगे इस तरह से, ये देखें, देख रहे हैं चीज़, और इसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा। अब देखें इनके शेल, इसके शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं कि अगर ये H2 की बात करूं तो ये एक H और इसमें ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इस एटम का और एक इस एटम का। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये वाले, तो इसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। फिर अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करें तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये मालिक्यूल्स हैं। जैसे N2 की बात करूं तो N2 में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक होगी बात। तो ये बॉन्ड कैसे बनेगा, और ये मालिक्यूल्स जिनको हम N2 कहते हैं, O2 कहते हैं, ये मालिक्यूल्स कैसे बनते हैं, इसको भी ओवरऑल इसमें स्टडी किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। इसको भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री की डोमेन में करते हैं। आपने इतनी डिटेल नहीं बतानी, आपको बस ये 4 पॉइंट्स पता होने चाहिए और इसी को आपने लिख देना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये जो दोनों चीज़ें इनको मैं इकट्ठा बताऊंगा, ज़रा गौर करें। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर? देयर आर 3 to 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें लिक्विड, सॉलिड, गैस एंड प्लाज्मा आ जाता है। तो हम 3 बेसिक स्टेट्स की अगर हम बात करें तो देखें, मेरे पास सॉलिड है, मेरे पास वाटर है, वाटर को मैं सॉलिड फॉर्म में लेता हूँ और वो आइस की शक्ल में होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा डियर स्टूडेंट्स, इस सॉलिड को मैं हीट करूँगा। डियर स्टूडेंट्स क्या करूँगा? हीट करूँगा। जैसे ही मैं इसको हीट करूँगा तो ये सॉलिड लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस लिक्विड को जब मैं मज़ीद हीट करूँगा
तो ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या इन स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर क्या टेम्परेचर का इफ़ेक्ट हो रहा है? हो रहा है। इसी तरह अगर मैं सॉलिड को धूप सनलाइट में रख दूं तो वो जो सन रेडिएशंस उसके ऊपर पड़ेंगी, वो सन रेडिएशन भी यही फिनोमिना करेंगे, वो सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को वेपर्स यानी गैस में कन्वर्ट कर देंगी। तो क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेडिएशंस हो रहा है इन स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर? तो हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसको कूल कर देता हूँ, इसका टेम्परेचर राइज करने के बजाय मैं इसका टेम्परेचर कम कर देता हूँ, तो क्या होगा? गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड को मज़ीद कूल करूँगा तो लिक्विड सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो क्या स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो रही हैं? क्या मैटर की जो स्टेट्स है वो एक से दो, दूसरी से तीसरी में चेंज हो रही है और उससे का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? तो ये जो बिहेवियर है सॉलिड लिक्विड गैस का, इसको भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में डील करते हैं और इन गैसेस के ऊपर, इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर किस तरह से ये इफ़ेक्ट करता है टेम्परेचर और रेडिएशन, इसको भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में देखते हैं। सो दिस वाज अबाउट द फिज़िकल केमिस्ट्री। अब अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए तो ज़्यादातर वो शॉर्ट क्वेश्चन यही पूछता है कि डिफ़ाइन फिज़िकल केमिस्ट्री। तो अगर आपको आता है तो डिफ़ाइन कर दो और उसके बाद ये एग्ज़ाम्पल दे देना, ये एग्ज़ाम्पल कोड कर लेना, ठीक होगी बात। और उसके बाद अगर स्कोप आते हैं तो एक दो लिख देना, तो आपका अच्छा जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा क्वेश्चन। और अगर वो अलहदा से स्कोप्स पूछता है तो आज तक वैसे पूछे नहीं है स्कोप, बायोकेमिस्ट्री के स्कोप उसने पूछा हुआ है काफ़ी दफ़ा बोर्ड में, तो ये आपने 4 पॉइंट्स लिख देने और आपकी बुक में ये लिखे हुए लाइंस की शक्ल में इसको आप पॉइंट्स बना लेना 1 2 3 4। अपनी बुक पे लेबलिंग भी करें, नंबरिंग भी करें। सो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ अबाउट द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था और उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है। आप चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1 वहाँ पे जाके देखें, वहाँ मैंने पीरियोडिक टेबल कैसे बनाना है, कैसे याद करना है, वो सारा बताया हुआ है। तो उसमें देखें अगर, तो पीरियोडिक टेबल पेज नंबर 48 पर अगर आप अपनी बुक पे जाएं तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे कार्बन है। तो अगर हम हाइड्रोजन और कार्बन को मिला दें तो उससे जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो ब्रांच स्टडी करेगी उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। और जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स, मालिक्यूल्स हैं या एलिमेंट्स हैं और उनके कंपाउंड्स हैं, तो उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। मिसाल के तौर पे NaCl, तो देखें Na और Cl में ना तो हाइड्रोजन है ना ही कार्बन नज़र आ रहा है आपको कहीं पे, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो डेफिनेशन यही आपको वो बता रहा है कि अगर हाइड्रोजन्स को, हाइड्रोकार्बन को स्टडी करें, मैं बुक से भी रीड कर देता हूँ, तो यही है कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव क्या होते हैं? अगर हम हाइड्रोकार्बन के अंदर कोई ना कोई और ग्रुप ऐड कर दें जैसे कि OH ग्रुप, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब इससे डराइव हुआ है, इसी से बना है। तो अगर OH ऐड कर दें तो ये अल्कोहल बन जाएगी, ठीक है। और जो CH4 है इसको हम हाइड्रोकार्बन, ये भी एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। ये मीथेन गैस है जो सुई गैस हम जलाते हैं अपने घरों में चूल्हों के अंदर, ये वो उस गैस का फार्मूला है। तो इसमें देखें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन जब मिलाएंगे तो मीथेन गैस बन जाएगी, और मीथेन गैस क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सा बॉन्ड है, किस तरह से ये रिएक्शन करेगी? जैसे मीथेन को आग लगाते हैं तो वो रिएक्शन होता है और एकदम से आग जलना शुरू हो जाती है। इस पूरी चीज़ को किस में स्टडी किया जाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं उसको भी, अब देखें इसी CH4 में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो CH3 और एक बॉन्ड के साथ OH लगा दें तो CH3OH बन जाएगा। ये अल्कोहल का फार्मूला होता है, इसे कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। ये मीथेन से मिथाइल बन गया और ये OH तो मिथाइल अल्कोहल, तो ये इसका डेरिवेटिव है। और भी बहुत से डेरिवेटिव होते हैं डियर स्टूडेंट्स, और इनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके स्कोप्स की बात करें तो इसके स्कोप में बिल्कुल आपकी बुक में आए तो वो ये कह रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रो एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक होगी बात। तो ये कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड मतलब इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। वो कैसे बनता है यहाँ बताया था मैंने कि अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएं दोनों के दरमियान तो उससे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। उसके बाद ये होगी डेफिनेशन। फिर लास्ट पे आए तो लास्ट लाइन में स्कोप नज़र आ रहा होगा, उसको सर्कल कर लेना है
ये भी MCQs के तौर पे और शॉर्ट में पूछा जाता है। तो जितने भी पेट्रोलियम हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सब को हम, क्योंकि ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, सिंथेटिक एंड नेचुरली, तो इसलिए इनको हम ऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। पेट्रोलियम मतलब जो पेट्रोल हम यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों में और बाइक्स में, जहाज़ के अंदर, रॉकेट्स के अंदर, ठीक है। ओवरऑल जहाँ जहाँ भी पेट्रोकेमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, आप लोग सर्दियों में वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज़ पेट्रोकेमिकल, ठीक है, या पेट्रोलियम जेल, ठीक होगी बात। इसी तरह फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं कि जितनी भी फार्मेसीज़ हैं उसके ऊपर जो जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं और जिन इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो बनती हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। और जितना भी मेकअप है, मेकअप और मेडिसिन्स और क्रीम्स, लोशंस, ठीक है, ये सारी की सारी फार्मास्यूटिकल में आ जाती हैं, जैसे ऑर्गेनिक क्रीम आ गई और इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। तो इन सब को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इवन जो हम चीज़ें खाते हैं वो भी ऑर्गेनिक होती हैं नेचुरली मैक्सिमम, तो उसको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। फिर जी आपकी बुक में स्कोप से ऊपर ही वाली लाइन में नज़र आ रहा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट का रोल क्या होता है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट ने क्या करना होता है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं वो नेचुरली भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। तो नेचुरली और सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी कौन करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट स्टडी करते हैं कि उनके प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो दैट इज़ अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है कि द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक होगी बात। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अभी मैं बता रहा था, जैसे यहाँ से आप सोडियम ले लें, यहाँ से आप क्लोरीन ले लें और इनको आपस में मिलाएं, तो ये दो एलिमेंट्स जब आपस में मिलेंगे तो इनका कंपाउंड बन जाएगा NaCl, आयनिक कंपाउंड है ये। तो इसको स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके स्कोप क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? इसके स्कोप हैं कि जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं, ग्लास इंडस्ट्री, कि ग्लास कैसे बनता है और डिफरेंट टाइप्स का जो ग्लास होता है, जैसे घरों में जो यूज़ होता है ग्लास, फिर विंडो में इस्तेमाल होता है, फिर बुलेट प्रूफ ग्लास होता है, ठीक है, और गाड़ियों का ग्लास होता है। तो वो डिफरेंट उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, उसकी लुक ब्यूटी कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, ये सारा हम ग्लास इंडस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डोमेन में पढ़ते हैं। फिर सीमेंट इंडस्ट्री है, वाइट सीमेंट, ग्रे सीमेंट, और सीमेंट कैसे बनेगा, उसकी सेटिंग टाइम कितना होगा। फिर सिरेमिक्स ये जो कप, गिलास, प्यालियाँ जो होती हैं ना घरों में, जिस मटेरियल से बनी होती हैं उसे हम सिरेमिक्स कहते हैं। और इसका ये फ़ायदा होता है कि ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के तौर पे ना इसको ये हाई टेम्परेचर जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं। जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, तो जो रॉकेट्स होते हैं, रॉकेट्स में बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सिरेमिक से बने होते हैं, क्योंकि ये जल्दी गर्म नहीं होते। इस तरह से वॉशरूम के अंदर जो फ्लश लगा होता है, या जब हम मुंह धोते हैं तो जो सिंक लगा होता है, वो भी मटेरियल किसका बना होता है? सिरेमिक्स का। मेटलर्जी आखिरी आ गया जी। मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी जो है ना, जो हम मेटल्स को निकालते हैं उनकी ओर्स में से, उसको हम मेटलर्जी कहते हैं। ये ओर्स क्या होती हैं? ये आप चैप्टर नंबर 16 लास्ट चैप्टर है 10 क्लास का, उसमें पूरा चैप्टर पढ़ेंगे मेटलर्जी के ऊपर, ठीक है। मेटलर्जी की इंडस्ट्री के ऊपर पढ़ेंगे और डिफरेंट मशीनें और प्रोसेस कैसे होते हैं, सारा वहाँ पढ़ेंगे आप इंडस्ट्रीज़ को। तो ये ओर्स होती क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? देखें, पहाड़ों की तरफ जाते हैं फैक्ट्रीज़, वो अपने ट्रक्स भेजते हैं वहाँ पे और अपने वर्कर्स भेजते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से ना पहाड़ों को तोड़ के बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो ऊपर लोड करके फैक्ट्री इंडस्ट्री में ले आते हैं। अब इसको डिटेक्टर लगाते हैं। डिटेक्टर बताएगा कि इसमें आयरन मेटल है, ये इस इतने एक पीस में, यहाँ पे गोल्ड है, ठीक है, यहाँ पे सिल्वर है। तो वे इन पीसेस को तोड़ेंगे और इस एक पीस को जो है वो जिसके अंदर आयरन है या जिसके अंदर गोल्ड है उसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद उसका पाउडर बन जाएगा, उसको पानी में डालेंगे, उसको शेक करेंगे, मेटल नीचे बैठ जाएगी और जो मिट्टी है वो पानी में तैरेगी। फिर उसको फ़िल्टर कर लेंगे। फिर मैग्नेटिक मेथड्स होते हैं कि मैग्नेट लगाते हैं, मैग्नेट मेटल्स को खींच लेता है। तो इस तरह से डिफरेंट सेपरेशन मेथड हम 10th क्लास में हम पढ़ेंगे। तो ये जो पत्थर है ना जिसके अंदर मेटल मौजूद है उसे हम ओर कहते हैं। अगर इसमें मेटल नहीं है तो उसे हम ओर नहीं कहेंगे। तो ये जो ओर्स हैं इसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना किस तरह से निकालना है, और गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, मेटल, बेशुमार मेटल्स हैं, तो उसको हम मेटलर्जी का नाम देते हैं। और ये मेटलर्जी कहाँ पढ़ते हैं हम? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये इसका स्कोप आ गया।
नेक्स्ट हम चलते हैं, द लास्ट वन इज़ ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज़ अबाउट बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? सो आइए पढ़ते हैं। आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर्स। तो वही वर्ड्स हैं केमिस्ट्री वाले कि कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। लेकिन मैटर कौन सा? जो लिविंग थिंग्स के अंदर पाया जाएगा। एनिमल और प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गेनिक चीज़ें पाई जाएंगी या इनऑर्गेनिक चीज़ें पाई जाएंगी, अगर हम उनको स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। ठीक होगी बात? सो डेफिनेशन क्या है कि ऑल दैट सब्सटेंस दैट इज़ प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स, उनके स्टडी करना कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और रिएक्शंस को। तो आपकी बुक में डेफिनेशन वो कह रहे हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग थिंग्स या ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड दिस वन। ठीक होगी बात? अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें, उसका फार्मूला होता है C6H12O6। तो इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसकी कंपोजिशन है 6 कार्बन एटम है, ऑक्सीजन एटम 6 है और हाइड्रोजन एटम 12 है। तो ये कंपोजिशन आ गई इसकी। फिर अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो अब आप जब दो ग्लूकोज को मिक्स करेंगे और उनको हीट करेंगे तो उससे शुगर बन जाएगा, फ्रुक्टोज बन जाएगा। ठीक है, सुक्रोज बन जाता है, ग्लैक्टोज बन जाता है, लैक्टोज बन जाता है। तो ये डिफरेंट कन्वर्जन्स और ये रिएक्शंस करते हैं। इनको डिफरेंट मेडिसिन में, खाने में इस्तेमाल करते हैं, एज ए स्वीटनर के तौर पे आइसक्रीम में इस्तेमाल करते हैं, कैंडीज़ में इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज को। फिर हमारा जो माइंड है, जो ब्रेन सेल्स हैं, जो बॉडी सेल्स हैं, वो एनर्जी को ग्लूकोज की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये ग्लूकोज आता कहाँ से? जो हम खाना खाते हैं वो उसने ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज से आगे एटीपी की शक्ल में एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। फिर जब हमें चाहिए होती है तो वही एटीपी ग्लूकोज की शक्ल में कन्वर्ट होकर हमारी सेल्स को मिल जाता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो चैप्टर नंबर 14 10th क्लास में आप ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इस तरह से। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो इसको स्टडी किया। इसको याद कैसे रखना है कि 6 कार्बन एटम आपने ड्रॉ कर देने ऊपर से नीचे, और इसके हर तरफ OH लगा देना है और इस तरफ H लगा देना है। सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे करनी है? यहाँ पे आपने इस तरफ H नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? जो चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे वहाँ पे आप जाके देखेंगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड का। और जो कार्बन नंबर 3 है उधर पोजीशन को ऑल्टर कर देना है, चेंज कर देना है, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आपने एक्स्ट्रा लगा देना है। तो ये क्यों? कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखें तो आप हाइड्रोजन काउंट कर लें, ऑक्सीजन काउंट कर लें, कार्बन काउंट कर लें, तो वो 6 6 एंड 12 आएंगे। तो ये था स्ट्रक्चर, इसको स्टडी किया जाता है। अब इसके अगर हम स्कोप्स की बात करें तो स्कोप क्या है बायोकेमिस्ट्री के जो मेडिसिन की फील्ड है उसमें भी बायोकेमिस्ट्री को हम डील करते हैं। फूड साइंसेस है जैसे एग्रीकल्चर और ये सारी, उसमें भी हम बायोकेमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर की जो फील्ड है जिसमें प्लांट्स एनिमल्स को डिस्कस किया जाता है, डिटेल में पढ़ा जाता है, और पूरी इसके ऊपर 4 साल का कोर्स होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में BS ऑनर एग्रीकल्चर होता है, तो ये भी बायोकेमिस्ट्री के साथ लिंक्ड होता है। अब इसमें ना कुछ प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपकी बुक में। अच्छा, जो स्कोप है वो बिल्कुल लास्ट लाइन में एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशंस, ये स्कोप्स हैं। तो ये 3 स्कोप आपने याद रखने हैं। इसका जो प्रोसेस है ना वो कह रहा है कि इट कवर ऑल केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इट दिस। तो ये मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस, इसको मैं पहले बता देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मैंने एक डायग्राम बनाई है कि एक तरफ प्लांट्स हैं और एक तरफ एनिमल्स हैं। क्या करते हैं हम? पौधों को पानी देते हैं, बताएं? पौधों को पानी देते हैं, और पौधों को ज़िंदा रहने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। उनकी बायोगैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बायोगैस है। जो वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, जो हम सांस बाहर निकालते हैं तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इधर से भी आएगी, फिर जितने भी बर्निंग प्रोसेस हो रहे हैं, कंबशन हो रही है गाड़ियों के इंजन में, फैक्ट्रियों में, वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में आ जाएगी। तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और पानी हम उनको दे देंगे या अल्लाह ताला दे देंगे बारिश की शक्ल में। तो वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे और इनको आपस में रिएक्ट करवाएंगे, और रिएक्शन करवा के सनलाइट की मौजूदगी में, सनलाइट दिन के वक्त ये रिएक्शन होगा, तो सनलाइट की मौजूदगी में ये प्रोसेस होगा। ये क्या होगा? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6। तो ये ग्लूकोज है। तो जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो ग्लूकोज की शक्ल में जो है वो ग्लूकोज उसकी शक्ल में बन जाता है। अच्छा, और साथ में ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, और ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगी तो वही ऑक्सीजन जो है वो हम सांस के ज़रिए ले लेंगे।
तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का बनना विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है, एंड क्लोरोफिल इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल क्या होता है कि जो पत्तों के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना, उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम उल्टा कर दें, मतलब हमने एप्पल खाया, साथ में सांस भी ले रहे हैं, और जब हमने इसको खाया और ये स्टमक में गया, डाइजेशन हुई उसकी, तो ये दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है। तो और साथ में हमें क्या मिलेगी, इसके साथ साथ एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी कहाँ से आई, जो सनलाइट जो थी वो स्टोर हो गई थी इसके अंदर। सो ये पढ़ते हैं इस तरह के प्रोसेस बायोकेमिस्ट्री में। फिर इसी तरह से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड पानी लेकर और ज़मीन से नाइट्रेट्स लेते हैं, और नाइट्रेट्स जब लेते हैं तो वो प्रोटीन सिंथेसिस बन जाती हैं। जितनी भी पल्सेस हैं, बीन्स हैं, वो प्रोटीन्स होती हैं। सो उसे प्रोटीन फॉर्मेशन कहते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन, वाइटामिन्स की फॉर्मेशन ये प्लांट्स करते हैं। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस होते हैं। और जब हम खाना खाते हैं और खाना जो जाके डाइजेस्ट हो जाता है तो उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसमें कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म आ जाता है। या बायो में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 6 में जाके, कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं और ख़ुराक को तोड़ते हैं, छोटे पीसेस में वो कट जाता है, बड़े पीसेस छोटे पीसेस, दैट इज़ कैटाबॉलिज्म। और वही जाके हमारे स्टमक में जाके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वो हमारी बॉडी का पार्ट बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। कोई फैट्स बन जाते हैं या हमारे मीट का पीस बन जाता है, तो वो एनाबॉलिज्म हो जाता है। और कैटा और एना को मिला के कहें तो दैट इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। सो ये प्रोसेस होते हैं जो हम बायो में पढ़ते हैं। सो ये डिटेल है, ये पूछता नहीं होता वो, लेकिन अगर पूछ ले तो आप बता सकते हैं। ज़्यादातर इसके स्कोप शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं और डेफिनेशन स्कोप इसमें आते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने 4 ब्रांचेस को डील किया। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ये चारों इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन चारों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर वो डिफरेंस भी पूछ लेते हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, और डेफिनेशन भी अलग-अलग से पूछ लेता है। अगर डिफरेंस पूछे तो लाइन लगा के इस तरह से आपने डेफिनेशन, स्कोप्स और इस तरह से आप डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक होगी बात। तो अगर शॉर्ट का है तो 4 कम से कम स्कोप बताने, आपने डिफरेंस बताने हैं, और कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिफरेंसेस। डायग्राम्स आप दे सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं। देखें इसमें एग्जांपल नहीं है बुक में, तो मैंने तो एग्जांपल दे दी, तो ये चौथा है, तीसरा पॉइंट एग्जांपल का भी हो सकता है। ठीक होगी बात डियर स्टूडेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखें, डेली बेसिस पे पढ़ें, याद करें, कोई इशू आए तो पूछें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।